लेक्चर नंबर 20 चैप्टर 13। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद इस चैप्टर के कंसेप्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, इसके अलावा हमारी जो एमसीक्यूज की डिस्कशन है या जो केस स्टडीज वगैरह की प्रैक्टिस वो साथ में शेयर होगी आपके, लेकिन कंसेप्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे आज के लेक्चर में। आज हमारा लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है 12 प्राइस बुक के मुताबिक, जो कि रिलेट करता है डिफरेंट अदर कॉर्पोरेट ऑफिशियल। अदर कॉर्पोरेट यानी कंपनी के अंदर दूसरे ऑफिसर्स। दूसरों से क्या मुराद है? दूसरों से मुराद है अदर देन डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एक कंपनी के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर के अलावा कुछ दूसरे ऑफिसर्स भी होते हैं जिनका लॉ में जिक्र है। वैसे तो हो सकता है 50 किस्म के ऑफिसर्स हो, लेकिन लॉ में जिन ऑफिसर्स का जिक्र है वो डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव के बाद ये 4 हैं ऑफिसर्स जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं चारों के बारे में। कभी कभार एमसीक्यूज में से पूछ लेता है या कभी कभार 2-3 नंबर के लिए वो हमसे किसी भी एक ऑफिसर के बारे में पूछ सकता है कि इसके ऊपर एक नोट लिखिए। तो हमें पता होना चाहिए ऑफिसर्स कौन कौन से है। चेयरमैन ऑफ बोर्ड, कंपनी सेक्रेटरी, सोल परचेज सेल और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट और शेयर रजिस्ट्रार, ये 4 लोग। अच्छा, बल्कि ये कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस कंसेप्ट में एक लाइन याद आ गई। स्टूडेंट कुछ पूछते हैं, एक लाइन उसमें लिखा था चीफ एग्जीक्यूटिव नॉट टू एंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस। उसके एंड में नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि अगर कोई ऐसा कंपीटिंग बिजनेस में चीफ एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व है तो वो एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करेगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अच्छा सर, जब चीफ एग्जीक्यूटिव एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट कंपीटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है और वो डिस्क्लोज कर देता है, तो डिस्क्लोज करने के बाद वो कंपीटिंग बिजनेस में चल सकता है? इसका जवाब है नहीं। डिस्क्लोज करने के मुराद है कि आपने दूसरे लोगों को बता देना, डायरेक्टर्स को, और फिर उसके बाद प्रोविजन वहीं पे वैलिड रहेगी। यानी डिस्क्लोज करने के बाद फिर आपने फैसला करना है कि मैं उस वाले बिजनेस को छोड़ूं कि इस वाले बिजनेस को छोड़ूं। दोनों कंपीटिंग बिजनेस चीफ एग्जीक्यूटिव साइमल्टेनियसली नहीं चला सकता। ठीक है, डिस्क्लोज करने के बाद भी किसी एक को छोड़ना होता है, लाजमी है। तो अब बातें हैं अदर कॉर्पोरेट ऑफिशियल्स की तरफ। सबसे पहले चेयरमैन ऑफ बोर्ड। बोर्ड से क्या मुराद है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। चेयरमैन से क्या मुराद है? जो उनको लीड कर रहा है। देखिए, जब कभी बोर्ड मीटिंग होती है ना, उसमें किसी ना किसी एक को प्रेसिडेंट के तौर पे या लीडिंग प्रेसिडेंशियल चेयर के ऊपर बैठना होता है ताकि मीटिंग के मामलात को संभाल सके। डायरेक्टर्स के लिए जरूरी होता है कि अपने में से किसी एक को चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट कर दें। चेयरमैन का काम क्या होता है कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मामलात होते हैं, एक तो उसने पूरे साल की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की समरी होती है वो लिख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ सबमिट करवानी होती है। प्लस जब मीटिंग हो रही होती है उस मीटिंग को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करवाना, ये चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चेयरमैन ऑफ बोर्ड का मतलब क्या? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका एक चेयरमैन होगा। ये चेयरमैन लिस्टेड कंपनीज के केस में होना लाजमी है, अनलिस्टेड के केस में लाजमी नहीं है। क्राइटेरिया क्या होगा कि चेयरमैन वही बंदा बन सकता है जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। डायरेक्टर में से ही कोई चेयरमैन बनाया जाता है, लेकिन कौन से वाला डायरेक्टर? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से। आपको याद होगा एक लेक्चर मैंने आपको डायरेक्टर की टाइप्स पढ़ाई थी, तो उसमें बताया था जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और इसके बाद फिर इसमें जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, ये इसलिए ऐड किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो क्योंकि इनका डायरेक्टली कोई कंपनी में इंटरेस्ट नहीं होता, ये एक इंडिपेंडेंट व्यू देते हैं। तो इसलिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से किसी एक पर्सन को चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर चेयरमैन ऑफ बोर्ड के तौर पे अपॉइंट कर लिया जाएगा। टाइम फ्रेम विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जब चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया जाएगा साथ ही चेयरमैन ऑफ बोर्ड को भी अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन याद रखिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बोर्ड ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव का काम होता है डे टू डे बेसिस पे कंपनी को मैनेज करना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी होती है। तो चेयरमैन ऑफ बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव से ऊपर की चीज है, ठीक है। और ये दोनों सेपरेट होते हैं, एक नहीं हो सकते। ये ऐसे नहीं हो सकता कि काम करने वाला बंदा भी वही हो और उसके ऊपर निगरानी करने वाला बंदा भी वही हो। काम करने वाला भी वही है, निगरानी करने वाला भी वही है, निगरानी थोड़ी होगी। तो चेयरमैन खास तौर पे कुछ कंपनी जिनको कमीशन ने स्पेसिफाई किया हुआ है, जैसे मे बी, वो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, मे बी जो लिस्टेड कंपनीज हो वो ज्यादा क्रिटिकल होती है, तो उन केसेस में चेयरमैन लाजमी तौर पे अलहदा बंदा होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव लाजमी तौर पे अलहदा बंदा होता है। उसके अलावा जो एससीसीपी ने कंपनी स्पेसिफाई की हैं
उसके अलावा भी आइडियली चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव को अलग-अलग ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये रिक्वायरमेंट किन केसेस में है, जिन कंपनीज को एससीसीपी ने स्पेसिफाई कर दिया। टाइम फ्रेम विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। टेन्योर कितने ऐसे के लिए, 3 साल के लिए चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जो डायरेक्टर्स डिटरमिन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ये उनका चेयरमैन, लेकिन जाहिर है सारे बेसिकली ये कलेक्टिवली सबका लीडर है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड। और ये एक रिव्यू रिपोर्ट बनाता है उन परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अटैच की जाती है, यानी डायरेक्टर्स की पूरे साल की क्या परफॉर्मेंस रही, ये उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाता है। नॉर्मल हालात में तो ये रिव्यू रिपोर्ट इतनी अहम नहीं होती, लेकिन जब कभी अगर कंपनी को लॉस हो जाए ना तो ये रिव्यू रिपोर्ट बहुत अहम होती है, क्योंकि शेयर होल्डर कहते हैं कंपनी को लॉस हो गया, डायरेक्टर ने सारा साल किया क्या है, उस वक्त ये रिव्यू रिपोर्ट बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बहरहाल ये चेयरमैन ऑफ बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने ये रिव्यू रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस पे। और फिर आगे वही बात कर रहा है फॉर स्पेसिफाइड कंपनीज, जैसे हमारे सिलेबस में तो नहीं, उसने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सी कंपनी, लेकिन प्रोबेबली ये हो सकती हैं लिस्टेड कंपनीज। स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए सीईओ और चेयरमैन शैल नॉट बी सेम पर्सन, दोनों अलग-अलग होंगे, एक ही बंदा सीईओ और चेयरमैन दोनों नहीं होगा। क्यों? सीईओ बिजनेस चलाने वाला, बोर्ड चेयरमैन ऑफ बोर्ड निगरानी करने वाला, काम करने वाला और निगरानी करने वाला एक बंदे नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा चेयरमैन ऑफ बोर्ड के कंसेप्ट है। किन डायरेक्टर में से सेलेक्ट किया जाएगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से। अपॉइंट कौन करेगा? चेयरमैन ऑफ बोर्ड को अपॉइंट कौन करेगा? डायरेक्टर्स ही करेंगे। कब करेंगे? विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन। कितने साल के लिए करेंगे? 3 साल के लिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? डायरेक्टर डिटरमिन करेंगे। सबसे अहम काम क्या होता है भला इसका? रिव्यू रिपोर्ट देना, ठीक है। क्या सीईओ और चेयरमैन सेम पर्सन हो सकते हैं? स्पेसिफाइड कंपनी जो कमीशन स्पेसिफाई कर देगा उसके लिए सेम नहीं हो सकते, बाकियों के लिए हो सकते। नेक्स्ट, कंपनी सेक्रेटरी। ये कंपनी सेक्रेटरी है, इसको पर्सनल सेक्रेटरी ना समझिएगा, ये लीगल पोजीशन है। कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है? ये कंपनी के अंदर एक ऐसा पर्सन है जो कि लीगल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस को इंश्योर करता है, जो इंश्योर करता है कि कंपनी के ऊपर जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल हैं वो सारी की सारी पूरी हो रही हों। पब्लिक कंपनी के लिए कंपनी सेक्रेटरी होना लाजमी है। लिस्टेड कंपनीज के लिए चेयरमैन ऑफ बोर्ड लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर्ड था, कंपनी सेक्रेटरी पब्लिक कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है। हर पब्लिक कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी होगा। काम क्या करेगा? बोर्ड को एडवाइस देगा ऑन कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कोई इशू है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस देगा। जैसे फर्ज कीजिए अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंटमेंट के विद इन 14 डेज चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करना है, लेकिन किसी वजह से 14 डेज हो गए वो चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट नहीं कर सके, अब क्या करना है? डायरेक्टर को नहीं पता, उन्हें ला नहीं पड़ा हुआ, अब क्या करना है? कौन बताएगा? ये कंपनी सेक्रेटरी बताएगा, ठीक है। वो हो सकता है जो भी हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन हो सकता है वो लॉ को पूरा पढ़े और बताए सर अब ऐसा होगा कि हमें थोड़ी पेनल्टी पे करना पड़ेगी, अपॉइंट अभी भी कर सकते हैं। या वो हो सकता है ये कहे नहीं सर अब तो कमीशन तक बात पहुंचेगी और कमीशन अपॉइंट करेगा, या जो भी लिखा होगा लॉ में, ये कंपनी सेक्रेटरी बताएगा विद इन द कंपनी। और ये रेलिवेंट रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है, यानी जितने भी हमने पढ़ा था मिनट्स ऑफ मीटिंग, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलराइजेशन, तो उन सब का रिकॉर्ड, मिनट्स ऑफ द मीटिंग का रिकॉर्ड वगैरह, सर्कुलर रेजोल्यूशंस का रिकॉर्ड सारा कंपनी सेक्रेटरी मेंटेन कर रहा था। दो चीजें कंपनी सेक्रेटरी के ध्यान में रखिए, एक कंप्लायंस विद लॉ और दूसरा रिकॉर्ड कीपिंग, जो लीगली रिकॉर्ड होते हैं जो कंपनी एक्ट रिक्वायर कर रहा है। क्राइटेरिया कौन बना कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है? कमीशन स्पेसिफाई करेगा क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो, और ये एक एम्प्लॉय होगा कंपनी का। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय समझा जाएगा। ये कंपेयर कीजिएगा शेयर रजिस्ट्रार के साथ।
शेयर रजिस्ट्रार भी एक ऐसा बंदा है जो कंपनी के साथ अटैच होता है, लेकिन ये कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंपनी होता है। ये समझ लीजिए उनका कंसल्टेंट है। शेयर रजिस्ट्रार कौन है जी? शेयर लिस्टेड कंपनीज के लिए शेयर रजिस्ट्रार रखना लाजमी है। इसका काम होता है शेयर्स के जो ट्रांजैक्शंस होती है उनको डील करना, क्योंकि देखिए कंपनी का असल काम तो बिजनेस करना है। डायरेक्टर्स ये चाहते हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर लगे, लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में होता क्या है, रोज के रोज शेयर सेल परचेज हो रहे होते हैं। आपको पता है लिस्टेड कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं और जो लोग उनको खरीदना बेचना चाहते हैं वो डेली बेस पे स्टॉक एक्सचेंज में जाके उनकी सेल परचेज कर सकते हैं। तो लिस्टेड कंपनीज के केस में शेयर के ट्रांजैक्शन, डेली ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती है, हजारों की तादाद में होती है। डायरेक्टर्स को ये होना भी यही चाहिए, कंपनीज एक्ट भी यही कहता है, होना भी यही नहीं चाहिए कि डायरेक्टर्स खुद ये काम ना कर रहे हो, बल्कि वो किसी बंदे को रख ले कि यार हमारे भी यहाँ पे तुम ये काम करो। और जिस बंदे को रखा जाता है उसे कहते हैं शेयर रजिस्ट्रार। नाम से जाहिर है इसका काम है जब शेयर सेल परचेज हो रहे होंगे ट्रांसफर करना शेयर रजिस्ट्रार का काम होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू हैंडल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सेल परचेज हो क्या, किसी की डेथ हो गई, अब उसके शेयर वाली वारसा को ट्रांसफर करने हैं, ये सारे काम शेयर रजिस्ट्रार कर रहा होता है। अगर आप किसी कंपनी के लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर है और शेयर किसी और को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो क्या करें? जैसे अगर मेरे फर्ज कीजिए आपकी प्रॉपर्टी है और आप किसी दूसरे को ट्रांसफर कराना चाहते हैं, क्या करते हैं? गवर्नमेंट के पास या पटवारी के पास जाते हैं, वहां पे एप्लीकेशन लिखते हैं जी मेरी इनके नाम पे ट्रांसफर कर दी जाए जायदाद। उसी तरह शेयर भी प्रॉपर्टी है, इसको भी अगर आप किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं आपको एप्लीकेशन लिखते देना पड़ेगी। किसको? लिस्टेड कंपनी का केस है तो शेयर रजिस्ट्रार को। अनलिस्टेड में हो सकता है डायरेक्टर खुद मैनेज कर रहे हो सकता है अनलिस्टेड में भी शेयर रजिस्ट्रार अपॉइंट किया हो, लेकिन रिक्वायरमेंट लिस्टेड कंपनी के लिए। लिस्टेड कंपनी का लाजमी शेयर रजिस्ट्रार होगा, शेयर ट्रांसफर करने एप्लीकेशन शेयर रजिस्ट्रार को देनी है, और जो जनरल मीटिंग का नोटिस होगा उसमें ट्रांसफर शेयर रजिस्ट्रार का नाम भी मेंशन होगा जनरल मीटिंग के नोटिस में, ताकि लोगों को पता चल जाए, शेयर होल्डर्स को पता चले। आपको पता है जो जनरल मीटिंग का नोटिस है हर शेयर होल्डर को जाता है, हर शेयर होल्डर को पता चल जाए कि शेयर रजिस्ट्रार कौन है जिसको एप्लीकेशंस हमने ट्रांसफर के लिए सबमिट करवाने हैं। तो ये था शेयर रजिस्ट्रार का कंसेप्ट। नेक्स्ट है सोल परचेज और सोल सेल और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट। अच्छा ये कंसेप्ट सुन लें। सोल का मतलब है जो एक ही हो, एक ही अकेला। क्या कोई कंपनी ये कह सकती है कि भाई हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक दुकान से मिलेंगी, या हमने जो भी सामान खरीदना है सिर्फ एक बंदे से खरीदेंगे? बज़ाहिर ये लगता है कि बिजनेसमैन की अपनी मर्जी है, वो जिससे मर्जी खरीदे, जिसको मर्जी बेचे, जिस जगह पे मर्जी बेचे। लेकिन याद रखिए अगर ऐसा होता तो फिर हर बिजनेसमैन की यह भी मर्जी होती कि वो जिस मर्जी कीमत पे बेचे। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में रूल्स हैं कि मैक्सिमम प्राइस इतनी चार्ज की जा सकती है, गवर्नमेंट प्राइस भी कुछ केसेस में फिक्स करती है। तो बिजनेसमैन को खुली छुट्टी नहीं होती, खुली इजाजत नहीं होती कि वो जो मर्जी करते रहे। ला इस प्रोविजन को, ये सोल एजेंट वाला जो बात है ना, अगर कोई कंपनी सोल एजेंट अपना अपॉइंट करती है, अच्छा ये नाम बड़ा सा है, सोल परचेज और सेल और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, मैं इसे आइंदा सिर्फ सोल एजेंट कहूंगा। अगर कोई कंपनी किसी पर्सन को सोल एजेंट अपॉइंट करती है ना, तो ला ये कहता है आप दूसरे लोगों मार्केट में कंपटीशन को कम कर रहे हैं, आप मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट पूरी मार्केट में सिर्फ एक ही बंदा बेचेगा, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं। ये तो मोनोपोली होगी ना, ये तो दूसरे लोगों को भी आपको मौका देना चाहिए। इसी तरह खरीदना सिर्फ एक बंदे से खरीदना, नहीं, दूसरे लोगों से भी खरीदना चाहिए। तो कोई भी कंपनी सोल एजेंट को पॉइंट पाकिस्तान में नहीं कर सकती जब तक के कमीशन की इजाजत ना ले ले। ऐसे हाँ एसएससीपी से इजाजत ले ले फिर कर सकती है, क्योंकि समटाइम जैसे कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि जी हमने एक ही बंदे से, मतलब गवर्नमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको सामने रख के या किसी और वजह से। अगर कंसेप्ट क्या है कि नॉर्मल हालात में सोल परचेज सेल डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट को अपॉइंट नहीं किया जा सकता जब तक के कमीशन की अप्रूवल ना ले ली जाए। हाँ एक केस में कमीशन की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो आउटसाइड पाकिस्तान
और उसका मेजर बिजनेस भी पाकिस्तान से बाहर चल रहा हो, तो याद रखें ऐसी कंपनी अपना सोल एजेंट अपॉइंट कर सकती है पाकिस्तान में, क्योंकि उसका मेजर बिजनेस ही देखे पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान में तो सिर्फ वो थोड़ी सी चीजें सेल कर रही है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या हुआ कि कोई भी कंपनी अपना सोल एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकती विदाउट अप्रूवल ऑफ कमीशन। हाँ, अगर कोई कंपनी पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है और उसका मेजर बिजनेस भी पाकिस्तान से बाहर है, वो अपना सोल एजेंट अपॉइंट कर सकती है। ये हमारा आज का लेक्चर था। अब ये देखिए, ये लेक्चर है, इसको असल में समझिए, ये लेक्चर नंबर है हमारा 20A। इसके बाद यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको पता है हर चैप्टर के एंड पे एमसीक्यूज होते हैं, तो जो इसका पार्ट बी होगा वो इस चैप्टर के एमसीक्यूज होंगे। ये ना समझिएगा कि क्या सर ने 20 नंबर का लेक्चर अपलोड कर दिया, 20 नंबर का भी लेक्चर कोई लेक्चर होता है, नहीं नहीं, ये लेक्चर 20 नंबर का नहीं है, सॉरी 20 मिनट का नहीं है, ये है 20 मिनट से ज्यादा का, 45-50 का, लेकिन बाकी की जो ड्यूरेशन है वो आपको एमसीक्यूज की शक्ल में प्रोवाइड की जाएगी, इस लेक्चर का पार्ट बी। तो नोट कर लीजिएगा, ये हमारा लेक्चर 20 पार्ट ए है। आज का लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे।